सो गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर आर्मी। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। बड़ी शानदार और बहुत प्रैक्टिकल बात बोली गई है, डोंट अलाउ योर माइंड टू प्ले ट्रिक ऑन यू। नॉर्मली क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा, जब भी आप लोग शांति में बैठते हैं तो आप लोगों का माइंड हमेशा चलता रहता है। आप लोगों के साथ में आप लोगों को इस तरीके से खेलता रहता है कि आप लोगों को बिजी करते रहता है। आप लोगों का माइंड जो है हमेशा आप लोगों को वो काम करने के लिए प्रेरित करेगा जो काम करने में आप लोगों के डोपामाइन रिलीज होते हैं, जो काम करने में आप लोगों को मजा आता है। कई बार कई सारी ऐसी चीजों में आप लोगों को फंसाए रखेगा कि जाने अनजाने में आप लोग ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। आप लोग कई बार चीजों को लेकर टेंशन में चले जाते हैं, तो इसके चलते कई बार आप लोगों को बिना किसी रीजन के भी दुख झेलना पड़ता है, और कहीं ना कहीं ये जो आप लोग की खुशी के मोमेंट है वो भी आप लोगों से छीन लेता है। तो ये कब होता है? ये तब होता है कि जब आप लोग अपने माइंड को जो है वो मैनेज नहीं कर पाते हैं। देखिए, अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि आप लोगों को अपना टाइम मैनेज करना है, तो देखिए टाइम जो है वो बेसिकली मैनेज नहीं होता है, क्योंकि 24 घंटे हैं तो 24 घंटे कैसे मैनेज करोगे? 24 घंटे तो 24 ही रहेंगे, 25 नहीं हो जाएंगे, 23 नहीं हो जाएंगे। आप लोगों को क्या करना होता है, इन 24 घंटों के हिसाब से अपने आप को मैनेज करना होता है। तो टाइम मैनेज नहीं होता है, इंसान मैनेज होता है। यानी कि इन 24 घंटों को आप लोग कैसे यूटिलाइज करेंगे। अब आप लोगों के पास में भी 24 घंटे हैं, मेरे पास में भी 24 घंटे हैं, इलोन मस्क के पास में भी 24 घंटे हैं, सचिन तेंदुलकर के पास में भी 24 घंटे हैं। तो हर एक इंसान के पास में 24 घंटे हैं। अब उन्हीं 24 घंटों को कैसे यूटिलाइज कर रहे हो आप लोग, तो ये डिसाइड करता है कि लाइफ में आप लोग कैसे आगे बढ़ने वाले हैं। तो कई बार लोग क्या रहते हैं, ओवर थिंकिंग में लगे रहते हैं, हमेशा अपनी जिंदगी को इस पैटर्न में रखते हैं कि कुछ ना कुछ सोचते रहेंगे, भले ही वो प्रोडक्टिव हो चाहे फिर अनप्रोडक्टिव हो। तो इस तरीके से अपने माइंड को गाइड नहीं करना, अपने हिसाब से उसको नहीं चलाना। अगर उसको ऐसे ही बिना लगाम का घोड़ा बनाकर छोड़ दोगे तो वो जो दिमाग है वो आप लोगों को चलाना स्टार्ट कर देगा, और फिर वो आप लोगों को इस तरीके से चलाएगा, इस तरीके से घुमाएगा, जैसे नहीं मदारी जो बंदर को घुमाता है, वही आप लोगों का दिमाग फिर आप लोगों के साथ में करता है। क्या बोलेगा, चलो यार थोड़ा सा ना YouTube खोल लेते हैं, YouTube पर 5-6 वीडियो देखी, चलो ना यार दोस्त से बहुत दिन हो गए बात किए, बात कर लेते हैं आज तो। अरे यार मैंने ना फेसबुक पर एक पोस्ट डाली थी, उस पर देखता हूँ कितने लाइक हो गए। ये ऐसी सी चीजें आप लोगों को बताएगा। अरे व्हाट्सएप का अभी नोटिफिकेशन किसने क्या भेज दिया यार, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे बिल गेट्स है कि व्हाट्सएप नहीं देखा तो आप लोगों को करोड़ों का बिजनेस इधर उधर हो जाएगा। तो ये चीजें आप लोगों का माइंड आप लोगों के साथ में करेगा कब? जब आप लोग अपने माइंड को नहीं समझाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है यहाँ पर कि जब आप लोग अपने माइंड को रेगुलेट नहीं करेंगे। तो रेगुलेशन इज द कीवर्ड। तो अपने आप को रेगुलेट करना जानिए, तभी आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, वरना ये दिमाग और ये सारी चीजें आप लोग को नचाते रहेंगी और आप लोग नाचते रहोगे और आप लोग को पता भी नहीं चलेगा। जब बहुत देर हो जाएगी तब समझ में आएगा कि यार ऐसा कुछ हो रहा था जिंदगी में। ओके, काफी शानदार आज के डिस्कशन रहने वाला है, काफी कुछ आप लोगों को यहां पर जानने को मिलेगा और काफी कुछ आप लोग एंजॉय करोगे। पहले सोच रहा हूं आज आप लोगों को थोड़ा सा पैरा ओलंपिक के बारे में बता दूं। रीजन क्या है, अभी पैरा ओलंपिक जो है वो कंप्लीट हो गए, तो थोड़ा सा इसके बारे में अगर आप लोगों को जानने को मिलेगा तो काफी अच्छा आप लोग चीजें अंडरस्टैंड कर पाएंगे। और एग्जाम में अगर क्वेश्चन भी बन जाए तो आप लोगों को वहां पे क्वेश्चन भी निकल सकता है। वैसे आप लोगों ने देखा ही होगा ईपीएफओ का पेपर उठाकर आज तो यार देखो ये होता है, अगर रेगुलर आप लोग लेक्चर देखते हैं ना तो आप लोग देख सकते हैं करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन आप लोगों का बाहर नहीं जाएगा। इस बात की मैं आप लोगों को पहले बोला था कि गारंटी दे सकता हूं। अगर रियलिटी में आप लोग रेगुलर पढ़ाई करेंगे, आप लोग रिवीजन की वीडियो देखेंगे, रिवीजन की वीडियो जिसने देखी है वो काफी हद तक काफी सारी चीजें कवर करके गया। इवन 2 दिन पहले तक भी जिसने वीडियो देखी होगी उसने भी यहां पर क्वेश्चन सोल्व कर दिए होंगे। तो इस तरीके से ये खुशी मिलती है जब इस तरीके से पढ़ाई हुई चीजें आती हैं एग्जाम में। तो इसलिए हमेशा कोशिश ये करो कि चीजों को रिवाइज करते रहो, अपने शेड्यूल को इस तरीके से रखो, ठीक है। बाकी जो भी एक्सपीरियंस है, जो भी पेपर देख रहा है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते रहिए। अच्छा लगता है आप लोगों के जब मेल पढ़ता हूँ, रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ वो एक अलग बात है, पर मैक्सिमम मेल में पढ़ता हूँ, टेंशन मत लीजिए, भले ही थोड़ा टाइम लग जाए पर लेकिन पढ़ता जरूर हूँ। और आज तो इतने सारे मेल हैं, मतलब आज तो कुछ ज्यादा ही हो गए क्योंकि आज तो टीचर्स डे था, तो इसके चलते मतलब मेल की भड़मार लग गई कई सारे बच्चों ने बहुत सारे मेल, और कई सारे बच्चों ने तो मेल के साथ साथ में ना एक शानदार तरीके से पूरा अपना क्या सोचते हैं मेरे बारे में वो पूरा एक मतलब एक्सप्लेनेशन के साथ में कई सारी चीजें लिखी हैं। पढ़कर भी कई बार तो मैं इमोशनल भी हो जाता हूँ। कई बार आप लोगों के जब मेल पढ़ता हूँ, एक बच्चे के द्वारा काफी शानदार तरीके से एक मेल लिखा गया, उसने ये बोला गया कि सर मेरी जिंदगी में जब से मेरे फादर की डेथ हुई है तो मैंने आपको ही एज ए फादर फिगर मान लिया, क्योंकि मेरी मदर है वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है तो वो मुझे गाइड नहीं कर पाती है। तो अब मुझे लगता है कि आप ही एज ए टीचर, एज ए फादर, एज ए दोस्त, एज ए बड़े भाई आप मेरे गाइड बन चुके हैं। तो यार इस तरीके के जब मेल पढ़ता हूँ ना, कई बार थोड़ा सा इमोशनल भी हो जाता हूँ, क्योंकि किस लेवल पर जाकर इंसान कहाँ पर किस तरीके से कनेक्ट हो जाता है ये आप लोगों को नहीं पता चलता है। पर हाँ, जब आप लोग इस तरीके से अपनी बातें मेरे तक पहुंचाते हैं तो वो रियलिटी में हार्ट टचिंग होती है यार। तो वो चीज़ पढ़कर मैं थोड़ा इमोशनल भी हो गया।
क्योंकि देखिए यार, इनडायरेक्ट वे में अगर देखा जाए तो ना तो आज तक जो है आप लोगों ने मुझे देखा है लाइव और ना ही मैंने आप लोगों को देखा है, ठीक है। तो हम लोग कनेक्ट है फिर भी इस लेवल पर, तो सोचिए ये बॉन्ड कैसा होगा, ठीक है। एक तरीके से ना कोई खून का रिश्ता, ना कोई ऐसे यारी दोस्ती की, कॉलेज में हम लोग साथ में पढ़े हैं, और फिर भी इस तरीके से एक दूसरे के लिए रेस्पेक्ट दिखाना, एक दूसरे की इतनी केयर करना, ठीक है। जब मुझे पहला मेल आया फर्स्ट टाइम, जब मैंने देखा अभी 2-3 दिन पहले कि सर उसमें पिक्चर नहीं है, ईपीएफ हो गया उसमें एडमिट कार्ड में, तो एकदम मेरे दिमाग में आ रहा, मैंने कहा पता नहीं कितने बच्चे प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे, तो मुझे लगा यार वीडियो बनानी चाहिए इसके ऊपर, ठीक है। तो ये केयर ही तो होती है एक तरीके से, एकदम इस तरीके से माइंड में बात आ जाती है। वो एक अलग बात है कि बहुत सारी चीजें दिमाग में आती है, पर सबके लिए वीडियो नहीं बनाता हूं ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी कि पॉजिटिव ऑफ टाइम हो जाती है, इसकी वजह से दिक्कतें निकल कर आती है, वरना करने का काम बहुत मन करता है यार, बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए, ठीक है। चलो यही थी कुछ बातें। आइए अब थोड़ा बात करेंगे टोक्यो ओलंपिक के बारे में। टोक्यो ओलंपिक नहीं है, बेसिकली टोक्यो पैरा ओलंपिक है। तो टीचर्स डे के साथ में ये भी यहां पर कंप्लीट हो गए। 24 अगस्त से यहां पर ये स्टार्ट हुए थे और 5 अगस्त को इनका टाइम ड्यूरेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। सबसे टॉप पर यहां पर चाइना है, दूसरे नंबर पर है ब्रिटेन, तीसरे नंबर पर है यूएसए और चौथे नंबर पर है रसिया, ठीक है। पांचवें नंबर पर है यहां पर नीदरलैंड, छठे नंबर पर है यूक्रेन, सातवें नंबर पर है ब्राजील, आठवें नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया, 9वें नंबर पर है इटली। याद रखिएगा 24 नंबर पर है, देख कितना शानदार नंबर आया, ठीक है। 24 नंबर देखा ना, एक तरीके से याद रख लेना, भूलना मत, ठीक है। 24, ओके। तो यहां पर अब भूलना नहीं है आप लोगों को, तो 24 तो वैसे भी अब आप लोगों को याद रह ही जाता है। तो यहां पर 24 जो डे है यहां पर, क्यों? क्योंकि सचिन तेंदुलकर का बर्थडे है 24, ठीक है, याद रखना। 24 आर्टिकल ऐसा है हमारे संविधान के अंदर में जिसमें चाइल्ड लेबर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। 24 को ही हमारे देश में क्या करते हैं, पंचायती राज दिवस सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। अब 24 हमारी पोजीशन हो गई यहाँ पर पैरा ओलंपिक के अंदर में। टोटल मेडल हमारे पास में हो गए 19। जो चाइना है उसने तो भाई साहब पूरा दोहरा शतक लगा दिया, ठीक है, 207 हो गए। 96 गोल्ड, सोचे यार कितने शानदार तरीके से लोग अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। जबकि दूसरा नंबर जो है वो आधे से भी कम में, यानी कि ग्रेट ब्रिटेन है 41 पर, और यूएसए को तो पछाड़ दिया बिल्कुल, 37 पर छोड़ दिया ले जाकर। तो यहां पर चाइना 207 के साथ में टॉप पर है, ग्रेट ब्रिटेन यहां पर 124 के साथ में यहां पर दूसरे नंबर पर है, और यूएसए 104 के साथ में यहां पर तीसरे नंबर पर है। यूएसए से डबल मार दी है बिल्कुल भाई साहब मेडल। तो इंडिया जो है हमारी एक शानदार परफॉर्मेंस आप लोग यहां पर देख सकते हैं अब की बार। तो हमारी परफॉर्मेंस भी अभी कुछ कम नहीं है अगर पहले के कंपेयर में आप लोग इसको देखोगे तो। पहले के कंपेयर में बोलने का मतलब है, अगर आप लोग ओलंपिक की अगर हिस्ट्री उठाकर देखोगे, खासकर पैरा ओलंपिक की, तो आप लोग काफी कुछ नया जानने को मिलेगा। हमारी कंट्री के द्वारा अगर आप लोगों से पूछे कोई पहली बार यहां पर पैरा ओलंपिक के द्वारा कब पार्टिसिपेट किया गया था, तो समर पैरा ओलंपिक में हम लोगों के द्वारा 1968 में पहली बार शिरकत की गई थी, ठीक है। फिर 1972 में हम लोगों ने दूसरी बार पार्टिसिपेट किया। फिर हम लोग 2 साल एब्सेंट रहे यहाँ पर, 1976 और 1980s में हम लोग के द्वारा पार्टिसिपेट नहीं किया गया, और तब से लेके इसके बाद में हम लोग हर एक संस्करण, हर एक एडिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं समर ओलंपिक में। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अगर बात करें, हम लोगों ने कभी पार्टिसिपेट नहीं किया जो विंटर पैरा ओलंपिक गेम होते हैं। बाकी फर्स्ट मेडल जो हमारा पैरा ओलंपिक में आया था, ये आया था 1972 में। 1972 में जब पैरा ओलंपिक में हमारा यहाँ पर मेडल आया था, तो यहां पर ये थे मुरलीकांत। तो मुरलीकांत पैटकर जो है इनके द्वारा पहला मेडल जीता गया था, और शानदार परफॉर्मेंस यहां पर ये कि उस साल में 1972 में ये एक ही मेडल था और ये भी गोल्ड था, ठीक है। तो ये आप लोग देखिए, तो स्विमिंग के अंदर था यहां पर, ये तैराकी के अंदर। आज के में हमारा कोई तैराकी में उस लेवल का प्लेयर नहीं है, पर यहां पर देखिए तैराकी के अंदर हमारे द्वारा गोल्ड जीता गया। अब टोटल मिलाकर अगर ओवरऑल हमारी कंट्री में अगर आप लोग पैरा ओलंपिक की एक पोजीशन देखें, तो टोटल मिलाकर टोटल मिलाकर 9 गोल्ड हमारे पास में हो चुके हैं। काश 14 होते, यानी कि 5 और जुड़ जाते हैं। तो 9 गोल्ड टोटल हो चुके हैं, 12 सिल्वर है इनमें से और 10 ब्रोंज है, यानी कि हमारे पास में टोटल 31 मेडल अब हमारे पास में हो चुके हैं पैरा ओलंपिक में। अगर बात करें अभी यहाँ पर इन 31 में से अगर आप लोग देखेगा अभी के टोटल कितने हो गए हमारे पास में, अभी के टोटल 19 मेडल हैं। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अब तक की पैरा ओलंपिक में हमारी कंट्री की ये सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है। तो यहाँ पर अभी अगर बात करें, इंडिया जो है वो 24th पोजीशन पर यहां पर रहा, 5 गोल्ड 8 सिल्वर और 6 ब्रोंज के साथ में। तो ये काफी इंपोर्टेंट रहा यहां पर। तो टोटल मिलाकर 19 हमारे पास में मेडल अभी यहां पर देखने को मिले इस एडिशन में। तो ये जो 19 मेडल जो यहां पर जीतकर हमारी कंट्री के जो महान प्लेयर हैं, ये कितने शानदार लग रहा है ना, येलो येलो येलो। यानी कि 5 गोल्ड है हमारे पास में, अवनी, सुमित, मनीष, प्रमोद और इसी के साथ में कृष्णा, ठीक है। तो कृष्णा के द्वारा भी बैडमिंटन में जीता गया, इसी के साथ में प्रमोद के द्वारा बैडमिंटन में, मनीष के द्वारा यहाँ पर ये शूटिंग में, सुमित के द्वारा एथलीट थे यहाँ पर जेवलिन थ्रो में, अवनी के द्वारा यहाँ पर शूटिंग के अंदर जीता गया।
तो ये तो थे टोटल आप लोगों के पास में 5 गोल्ड। इसी के साथ में जो सिल्वर है हमारे, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा भाविना है, ये बेसिकली टेबल टेनिस में। इसी के साथ में यहाँ पर नसद है, ये बेसिकली एथलीट जंप जो आप लोगों को देखने को मिला। योगेश है यहाँ पर जो कि डिस्कस थ्रो के अंदर में, देवेंद्र है यहाँ पर जेवलिन के अंदर में, मरियप्पन है यहाँ पर एथलीट हाई जंप के अंदर में, प्रवीण है यहाँ पर ये हाई जंप के अंदर में। इसी के साथ में सिंगराज है यहाँ पर ये पिस्टल में 500 मीटर 50 मीटर वाली में। इसी के साथ में यहाँ पर यह सुहास, ठीक है, तो सुहास के द्वारा जीता गया यहाँ पर ये है बेसिकली बैडमिंटन के अंदर में। इसी के साथ में सुंदर सिंह है यहाँ पर ये जेवलिन थ्रो के अंदर में जो ब्रोंज जीता गया। इसी के साथ में सिंगराज आप लोगों को देखने को मिलेगा 10 में, यहाँ पर 10 में थे सिंगराज, और यहाँ पर आप लोगों को सिंगराज 50 में देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर शरद हो गए और अवनी भी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी बेसिकली 50 में, और यहाँ पर 10 में आप लोगों को अवनी देखने को मिलेगी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। हरविंदर यहाँ पर इनके द्वारा आर्चरी में यहाँ पर बेसिकली इंडिविजुअल में यहाँ पर जीता गया, और मनोज के द्वारा बैडमिंटन में। तो टोटल मिलाकर ये हमारे पास में मेडल है। अगर आज के डेट में आप लोगों से कोई मेडल टैली पूछ ले अपने देश की, अगर बात करें तो सबसे पहला गोल्ड जीता गया था, मैंने अभी आप लोगों को बताया 1972 में, फिर 1984 में जब यहाँ पर जो गेम नेक्स्ट वाले आप लोगों को देखने को मिलेंगे उसमें भी हमारी कंट्री की परफॉर्मेंस ठीक ठाक थी। उसमें हमारे पास में टोटल मिलाकर 4 मेडल आप लोगों को देखने को मिले थे, 4 में उसमें 3 मेडल देखने को मिले थे, 1 सिल्वर था 2 ब्रोंज थे, ठीक है। इसके बाद में फिर जो नेक्स्ट जो गेम हुए हमारे 2004 में, तो उसमें हमारे पास में 1 गोल्ड आया और उसी के साथ में हमारे पास में 1 ब्रोंज आया, ठीक है। फिर 2012 में जो लंदन में ओलंपिक हुए वहां पर हमारे पास में बस 1 सिल्वर ही था। फिर इसके बाद में 2016 में जो रियो में गेम हुए जो ब्राजील के अंदर में, तो वहां पर भी हमारी ठीक परफॉर्मेंस थी, वहां पर 2 गोल्ड आए थे, मरियप्पन का और देवेंद्र का, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर जो दीपा मलिक है उनके द्वारा सिल्वर जीता गया था, और वरुण के द्वारा यहाँ पर ब्रोंज जीता गया था। तो ये टोटल मैंने आप लोगों को अब तक की पैरा ओलंपिक की सारी हिस्ट्री बता दी, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। क्वेश्चन अगर बन जाए तो कंफ्यूज आप लोगों को नहीं होना है, ये बेसिकली आप लोगों को सारी चीजें एक जगह मैंने प्रोवाइड करा दी, ठीक है। तो इस तरीके से इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। कई बार क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग इस तरीके से देखने को मिल जाते हैं, तो एक नहीं कि मोटा मोटा सा आइडिया होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखना। इंपॉर्टेंट यहाँ पर न्यूज है आप लोगों के सामने, बेसिकली बात की जा रही है सर्वे के बारे में। तो ये जो सर्वे है या फिर आप लोग रिपोर्ट बोलिए, तो इसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है। एक थोड़ा सा आइडिया यहाँ पर लेंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक, अगर बात करें एडीबी इसको आप लोग बोलते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की गई है जिसको बोला गया की इंडिकेटर फॉर एशिया एंड पैसिफिक 2021। तो ये जो की इंडिकेटर फॉर एशिया एंड पैसिफिक 2021 है, अगर आप लोगों से पूछ ले किसके द्वारा यहाँ पर ये तैयार किया गया है, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा तैयार किया गया है। अगर आप लोगों से कोई पूछ ले कि यहाँ पर बेसिकली ये जो कौन से नंबर की रिपोर्ट है, तो ये 52वें नंबर का एडिशन है इस पर्टिकुलर रिपोर्ट का। तो ये जो रिपोर्ट है यहाँ पर ये कई सारी बात चीजों के बारे में बात करती है बेसिकली। अभी इसके द्वारा यहाँ पर जो फोकस किया गया लास्ट 2 डिकेड के अंदर में कई सारे डेवलपमेंट यहाँ पर ऑल ओवर वर्ल्ड में देखने को मिले, तो इन डेवलपमेंट को इनके द्वारा काउंट किया गया। इकोनॉमी में क्या क्या चीजें देखने को मिली है, फाइनेंशियल, सोशल, इन्वायरमेंट के हिसाब से, तो टोटल मिलाकर 49 जो रीजनल मेंबर है एशियन डेवलपमेंट से बेसिकली हम लोग बात कर रहे हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये, जब मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं यहाँ पर एडीबी के बारे में, ठीक है, तो एडीबी क्या होता है, बेसिकली एडीबी को बोलते हैं हम लोग एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो अगर आप लोगों से कोई एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में कुछ पूछने लगे तो थोड़ा सा उसके बारे में आप लोगों को बता देता हूं, क्योंकि ये जो रिपोर्ट है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा तैयार की गई है, तो इसलिए आप लोगों से बैकग्राउंड में आप लोगों से थोड़ा क्वेश्चन यहाँ पर क्यों ना एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में अगर कोई पूछ ले तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहां पर टोटल मिलाकर अगर एशियन डेवलपमेंट बैंक के मेंबर पूछूं मैं आप लोगों से तो 68 कंट्री है। तो बात तो यहां पर एशियन डेवलपमेंट की जा रही है, पर ऐसा नहीं कि एशिया के ही मेंबर हैं, ठीक है। तो इस चीज को लेकर आप लोग कंफ्यूज मत होना, आप लोगों को यहां पर यूएसए भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज है बेसिकली जिसको लेकर कई बार आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस तरीके से कंफ्यूज मत होना, ठीक है, कि एशिया की बात की जा रही है तो एशिया के ही मेंबर रहेंगे। और इवन अगर आप लोगों से कोई शेयर के बारे में पूछने लगे एशियन डेवलपमेंट के बारे में, तो सबसे ज्यादा जो शेयर है यहाँ पर अगर बात करूं आज के डेट में तो जापान के पास में है, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट के बैंक के जो सबसे ज्यादा शेयर है, इसी के साथ में यूएसए के पास में दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर चाइना और चौथे नंबर पर आप लोगों को इंडिया देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर एक कंट्रीब्यूशन आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। और 5वें नंबर पर है ऑस्ट्रेलिया। तो एशियन डेवलपमेंट को बेसिकली बनाया गया था 1966 में, याद रखना 1966 में बनाया गया था, और आज के डेट में 68 मेंबर है, यानी कि 2 ज्यादा है। इस तरीके से आप लोग याद रख सकते हैं। तो यहाँ पर एशिया पैसिफिक रीजन के लिए आप लोगों को यहाँ पर ये काम करता हुआ नजर आएगा। ये बातें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एक बार यूपीएससी में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था कि एशियन डेवलपमेंट में सारे जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है इसमें सारे एशिया के मेंबर आते हैं। तो ऐसा नहीं है, कहने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक है। जैसे मैंने C40 सिटीज के बारे में आप लोगों को पढ़ाया था, ठीक है, संडे वाले लेक्चर में शायद आई थिंक मैंने आप लोगों को पढ़ाया था।
तो C40 सिटी में टोटल कितनी कंट्री है? तो मैंने बताया था ना 97 कंट्री है C40 सिटी में, तो नाम C40 धर दिया गया, नाम एशियन डेवलपमेंट बैंक धर दिया गया। इसका मतलब ये नहीं कि इसमें 40 सिटी है, तो 97 सिटी हो चुकी है। अब क्वेश्चन एक मैं पूछूंगा आप लोगों से, हमारी कंट्री की टोटल कितनी सिटी है C40 सिटी के अंदर? अगर आप लोग जाकर देखेगा तो इसका रिवीजन आप लोग कर लीजिए थोड़ा सा, जिसके बारे में आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी अगर बात करते हैं तो यहाँ पर बेसिकली ये बोला गया कि 75 से लेके 80 मिलियन जो लोग हैं आज के डेट में एशिया पैसिफिक रीजन में, वो एक्सट्रीम पॉवर्टी के शिकार बन चुके हैं, यानी कि गरीबी रेखा के काफी ज्यादा वो नीचे पहुंच रहे हैं और गरीबी जो है काफी ज्यादा उनके ऊपर इंपैक्ट डाल रही है। एशिया और पैसिफिक वाले रीजन के अंदर अगर आप आज के डेट में आप लोग बात करिएगा तो यहाँ पर पास्ट टाइम में काफी अच्छा खासा यहाँ पर एक तरीके से चीजें देखने को मिली, काफी अच्छा खासा डेवलपमेंट देखने को मिला। अगर बात करें तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट भी बढ़ी यहाँ पर लेकिन उस लेवल पर चीजें नहीं पहुंची जिस तरीके से चीजों को एक्सपेक्ट किया जा रहा था। यानी कि अगर बात करें एशिया पैसिफिक रीजन की तो ये हो गया यहाँ पर बेसिकली, ये हो गया इंडियन ओशन, इसको एशिया, और ये हो गया पैसिफिक ओशन। तो इसके आसपास वाला जो रीजन होता है इसको नॉर्मली आप लोग एशिया पैसिफिक रीजन बोल देते हैं। इसी के चलते अगर बात करें जो गरीबी है वो सबसे खतरनाक एक तरीका हथियार होता है। किसी भी कंट्री को अगर गरीबी एक तरीके से रेखा से ऊपर न निकाला जाए तो कंट्री अपने आप में ही बर्बाद रहती है। ना तो अच्छी एजुकेशन देखने को मिलेगी, ना अच्छी हेल्थ देखने को मिलेगी, ना ही कोई सैनिटेशन देखने को मिलेगा। इसी के साथ में कोई प्रोडक्टिव वहां पर काम भी नहीं होता और नजर आएगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? ऐसा इसलिए बोल रहा हूं, अगर आप लोग एक बार ओलंपिक के मेडल पर नजर डालेंगे टॉप पर कौन सी कंट्री है? चाइना, शानदार कंट्री इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ से, ब्रिटेन, यूएसए, रसिया, नीदरलैंड, यूक्रेन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इटली। अगर टॉप 9 कंट्री की आप लोग बात करें तो सारी कहीं ना कहीं डेवलप जो इकोनॉमी है वो आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी। अगर बात करें तो यानी कि अगर आप लोग की अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी जितनी आप लोग की शानदार है उतनी ही शानदार आप लोग यहां पर गेम भी देखने को मिलेगा, यानी कि उतनी ही ज्यादा फैसिलिटी मिल जाती है। नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि एक तरीके से जो गरीब का बच्चा है वो ढंग से उस तरीके की चीजें नहीं कर पाता है जिस तरीके से एक अमीर माँ बाप का बच्चा कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसको रिसोर्सेज इतने मिलते हैं, हर जगह उसको हैंड होल्डिंग मिल जाती है, ठीक है। तो ये सारी दिक्कतें आप लोग को देखने को मिलती है। तो अमीरी भी कहीं ना कहीं कई सारे फायदे पहुंचाती है, पर लेकिन ऐसा नहीं है कि एक तरीके से आप लोग पैसे के दम पर ही सब कुछ कर पाते हैं। अगर आप लोगों के अंदर हिम्मत है तो अभी पैरा ओलंपिक देखिए, कौन सा अमीर है, कौन सा करोड़पति बाप का बेटा है, ठीक है। तो सारे शानदार परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो आप लोग के अंदर जज्बा भी होना चाहिए, रिसोर्सेज फिर अपने आप जुड़ जाते हैं अगर जज्बा आप लोग बनाकर रखते हैं। तो ग्लोबल अगर बात करें यहां पर ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में तो उसके बारे में यहां पर बात की गई। अगर यहां पर अभी आगे हम लोग बात करें, देखिए आज की डेट में जो हाउस होल्ड जो बिजनेस के साथ में एंगेज थे, मान लीजिए किसी ने छोटे छोटे अपने कोई काम कर रहे हैं, तो जो भी बिजनेस के साथ में एंगेज थे उनको काफी ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिला, क्योंकि अभी पेंडेमिक के चलते, कोविड-19 के चलते सबके बिजनेस जो है ठप पड़ गए। अभी एक वीडियो देख रहा था मैं यूट्यूब के ऊपर, उसमें क्या था, एक पर्टिकुलर कोई रेस्टोरेंट है, वहां पर सारी वो लड़कियां थी जो कि आज की डेट में एसिड अटैक की लड़कियां हैं, इनके जिनके ऊपर एसिड अटैक किए जाते हैं, तो वो लड़कियां थी वहां पर। तो वो लड़कियां काम करती थी वहां पर, नॉर्मल जगह तो उनको काम नहीं मिलता था, तो वहां पर उनको एक तरीके से उनकी गरिमा बनी रहे और उनकी जिंदगी भी अच्छे से चलती रहे, डिग्निटी वाली वो लाइफ जी सके, तो वहां पर सब लड़कियों को रखा गया। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ, कोविड-19 के चलते वो सारी चीजें ठप पड़ गई, तो इसके चलते वो काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में चीजें बन गई कि अब इनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी, अब इनकी जिंदगी कैसे चलेगी। तो ऐसी कई सारी दिक्कतें आप लोग यहाँ पर देखने को मिलने लगती हैं, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा जरूरी है कि इन चीजों के बारे में बात की जाए। तो यहाँ पर पेंडेमिक के चलते कई सारे बिजनेस ठप होने लगे। अगर बात करें अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है हमारी कंट्री में बढ़कर जो है वो काफी ज्यादा हो गया, अभी एटलीस्ट 20% के करीब आप लोगों को देखने को मिलेगा इंक्रीमेंट इसके अंदर में। अभी कुछ दिनों पहले तक आप लोगों को पता 45% तक भी हमारी कंट्री में जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट पहुंचा। जो गवर्नमेंट के अंदर जॉब है वो सारी कम होती जा रही है। आज के में जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट उतना अच्छा है नहीं कि प्राइवेट में सबको जॉब मिल जाए, तो कई सारी दिक्कतें देखने को मिल रही है। अभी खुद ही देख लीजिए, जैसे ईपीएफओ का एग्जाम हुआ है, इसमें यह माना जाता है कि 10 लाख के करीब लोगों ने जो है वो फॉर्म भरा था। वो अलग बात है कि पेपर देने कितने गए, क्योंकि पेपर देने, अभी एक बच्चा बोला था कि सर पेपर देने गया था, मैं अपने रूम में बैठा हुआ था और वहां पर ओनली 4 बंदे और बैठे हुए थे, यानी कि 4-4, 5-5 जो है प्रेजेंस देखने को मिली कई जगह। तो वो कंडीशन है, तो यानी कि कंपटीशन भी नहीं है अगर ढंग से देखा जाए तो। कहीं जगह आप लोग बोल सकते हैं कि कंपटीशन होता ही है कुछ ऐसे ही 15-20 हजार लोगों के अंदर जो रियलिटी में सीरियसली पढ़ाई करते हैं। अगर बात करें यहाँ पर तो भी बोला गया कि 8% के करीब जो वर्किंग आवर है वो लॉस हो गया, यानी कि लोगों को प्रॉपर जॉब नहीं मिल पा रही है। 2019 और 20 में अगर बात करें लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो वुमेन का है खासकर, वो डिक्लाइन हो गया 1.4%, यानी कि जो महिलाएं काम किया करती थी वो काफी कम यहाँ पर अभी उनका पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। जबकि मेल का हुआ है 0.8% कम, यानी कि महिलाओं पर ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है पेंडेमिक का। मैंने बताया था ना अभी, अगर सबसे पहले यहाँ पर कोई दिक्कत झेलनी पड़ती है तो महिलाओं को झेलनी पड़ती है। तो एक तरीके से ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम निकल कर आती है। एक मेल है वो काम कर रहा है, एक फीमेल है वो काम कर रही है, तो उनमें अगर आप लोग कंपेयर करके देखेंगे तो एक अलग ही लेवल की चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। पेंडेमिक के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर एशिया पैसिफिक वाले रीजन में जब आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा क्रिटिकल कई सारी चीजें, खासकर अगर बात करें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को भी ध्यान में रखते हुए हम लोग बोले तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जो बोला गया था अभी रिसेंटली 2020 में
2020 से पहले कि 2030 तक का हम लोग काफी सारे अचीवमेंट करने हैं, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लाए कब गए थे? 2015 में लाए गए थे। तो जब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल लाए गए 2015 में, तो ये बोला गया था कि भूखमरी, गरीबी, ये अच्छी चीजें यहाँ पर जो भी एक तरीके से अच्छी चीजें करनी है यहाँ पर, की पढ़ाई प्रोवाइड करानी है, अच्छी हेल्थ प्रोवाइड करानी है, तो काफी कुछ टारगेट रखा गया था 2030 तक का, इसको अचीव करेंगे। पर लेकिन रिसेंटली जो अभी यहाँ पर पेंडेमिक के चलते जो अभी डेवलपमेंट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं धरी की धरी रह गई हैं, जो भी सोचा गया था, क्योंकि एक तरीके से किसी ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि पूरा देश जो है वो चक्का जाम में पड़ जाएगा इस तरीके से कि लॉकडाउन लग जाएगा। तो ऐसी कंडीशन अभी यहाँ पर देखने को मिली। तो इसी के चलते अंडर नरिशमेंट जो है वो यहाँ पर नॉर्मली डिक्रीज हो रहा था 2001 से लेकर 2019 तक का। 521 के करीब मिलियन जो लोग हैं यहाँ पर, एक तरीके से वो घटकर 316 मिलियन पर आ गए थे। पर लेकिन अभी पेंडेमिक ने उससे फिर से इंक्रीज कर दिया। अगर 2019 से लेकर 20 के अंदर जाओगे तो कंटिन्यूअस स्कूल के अंदर भी अगर बात करें तो रिमोट लर्निंग, पुअर स्टूडेंट जो सफर कर रहे हैं, ग्रेट डिसरप्शन एजुकेशन का भी पेंडेमिक के टाइम पर देखने को मिला। तो कहने का मतलब ये है कि चीजें तो हैं कई सारी अच्छी भी हुई है पास्ट में, पर लेकिन पेंडेमिक ने उनका इंपैक्ट जो है वो कम कर दिया। जो भी चीजें अच्छी हुई थी अब फिर से वो चीजें जो है वो गलत होती नजर आ रही है। तो यहाँ पर ये बातें हैं, ठीक है। आज की डेट में आप लोग देखिए, मान लीजिए कोई ऐसा है झुग्गी झोपड़ी में रहता है, किसी का जो पापा है वो रिक्शा चलाते हैं, उसके घर में बिल्कुल भी एक टाइम की जैसे तैसे खाना मिलता है, उनके घर में कोई फोन भी नहीं, अगर फोन भी है तो बस वो खटके वाला फोन है जिसमें सुन सकते हैं, काट सकते हैं। तो क्या एजुकेशन जो है उनके बच्चों की बिल्कुल ठपनी हो गई है? एक तो वो है कि जिनके पास में आज के टाइम में स्मार्टफोन है, चलो सही है, पर लेकिन सबके पास में स्मार्टफोन थोड़ी ना होता है। तो उनके बारे में सोचे कैसे उनकी जिंदगी चल रही है। आप लोग तो पढ़ ले रहे हैं सब बैठकर, तो आप लोगों के पास में जो रिसोर्सेज है इसका अप्रिशिएट करना चाहिए आप लोगों को, जो भी रिसोर्सेज आप लोग के पेरेंट्स ने आप लोग को दिलाए हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है यहाँ पर ये बेसिकली बात कर रहा है यहाँ पर चकमा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो चकमा ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके द्वारा अपोज किया गया अभी, जो यहाँ पर डिपोर्शन उनका एक तरीके डिपोर्ट करने की बात की जा रही थी। तो 60,000 के करीब यहाँ पर चकमा जो बिलोंग करते हैं उनको बेसिकली अरुणाचल प्रदेश के अंदर। तो यहाँ पर चकमा और इसी के साथ में यहाँ पर ये है हजोंग, ठीक है, कम्युनिटी फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। तो कई बार आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के बारे में यहाँ पर ये बात की जा रही है। एथनिक पीपल है जो कि यहाँ पर चित्तगोंग हिल वाले रीजन में रहते थे। तो चकमा जो है प्रिडोमिनेटली बुद्धिस्ट कम्युनिटी है, ठीक है, अगर बात करें। और हिजोंग जो है ये याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से कई बार मैच करने के लिए आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप लोगों को हिंदू कम्युनिटी देखने को मिलेंगी। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर खासकर वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश और म्यांमार के अंदर ये कम्युनिटी नॉर्मली पाई जाती है। इसी के साथ में यहाँ पर ईस्ट पाकिस्तान जिसको आज के डेट में आप लोग बांग्लादेश बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन भी बना था ईपीएफओ में, आप लोगों ने देखा होगा कि ट्राई सर्विस जो अभी यहाँ पर हमारी कंट्री में 26 जनवरी पर किसके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। तो मैंने आप लोगों को बताया था डिटेल में 1971 में बांग्लादेश को आजाद कराया गया था। तो 2021 में बांग्लादेश की आजादी के टोटल मिलाकर 50 साल पूरे हो गए हैं। तो उसी के चलते वहां पर उनके द्वारा पार्टिसिपेशन किया गया था, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, थोड़ा सा भी अगर रिविजन आप लोग कर लेंगे तो आराम से एग्जाम निकालेंगे। खासकर जो पोर्शन मैं आप लोगों को कवर करा रहा हूं उसके चलते तो आप लोगों को कोई टेंशन देखने को नहीं मिलेगी। ईस्ट पाकिस्तान जिसको आज के लिए बांग्लादेश बोलते हैं, तो 1964 से 65 तक यहां पर अगर बात करें, ठीक है, तो इंडिया में आए, अरुणाचल प्रदेश वाले आसपास वाले रीजन में आकर सेटल हो गए। तो उसके चलते आप लोगों को चीजें देखने को मिलेगी। एग्जैक्ट जो रीजन है आप लोग यहां पर देखते हैं, ये पर्टिकुलर जो लुसाई हिल वाला एरिया भी आप लोग याद रखिए कहां पर है, मिजोरम के अंदर में है। जो चित्तगोंग वाला जो हिली ट्रैक है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ से ये इधर से आए कई सारे एरिया में, खासकर अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में जाकर बस गए। तो अभी यहाँ से इनको कई बार डिपोर्ट करने की भी बात की जाती है। तो इसके चलते कई बार यहाँ पर ये न्यूज में आ जाते हैं, ठीक है। तो इनके चलते आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हल्का सा तो आइडिया कम से कम होना चाहिए कि चल क्या रहा है यहाँ पर एग्जैक्टली और क्या क्या दिक्कतें देखने को मिल रही है। और कई सारे रीजन है यहाँ पर। चकमा जो है उनके द्वारा अपनी जो लाइफ है वो उनकी लाइफ खो गई यहाँ पर, खासकर जब यहाँ पर काप्ती, ठीक है, तो काप्ती डैम बनाया गया यहाँ पर बेसिकली कर्णाफुली जो पर्टिकुलर रिवर है बांग्लादेश के अंदर में। तो तब इनको यहाँ पर काफी ज्यादा दिक्कत देखने को मिली। और जो हिजोंग है यहाँ पर उनके द्वारा काफी ज्यादा उनका रिलीजियस प्रोसिक्यूशन किया गया बांग्लादेश के अंदर, क्योंकि ये नॉन मुस्लिम कम्युनिटी थी यहाँ पर और वो बंगाली नहीं बोल पाते थे। तो बांग्लादेश के अंदर इनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। तो इसलिए वहां से भाग भाग कर ये कहां पर आ गए, कई सारे यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में आकर बस गए। 2015 में सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस भी था यहाँ पर, जिसमें हम लोग बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर यहाँ पर सिटीजनशिप ग्रांट देने की बात की गई थी चकमा और हिजोंग जो यहाँ पर है, ठीक है, जो माइग्रेट होकर आए हैं बांग्लादेश से 1964 से लेके 1969 से। बट दे डिड नॉट डायरेक्टली कम इनटू द एम्बिट ऑफ जो यहाँ पर हमारी कंट्री में अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था ना, तो उसके अंदर तो ये आएंगे नहीं, क्योंकि आप लोगों को पता है यहाँ पर बेसिकली अगर बात करें तो बांग्लादेश जो है उसमें हम लोग चीजों को इंक्लूड करके नहीं चल रहे हैं, ठीक है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा अभी यहाँ पर डायरेक्टली उसके अंदर इनको नहीं लाया गया, पर लेकिन जिस तरीके से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बोला गया कि नॉन मुस्लिम कम्युनिटी को अलाउ किया जाएगा, तो उसके चलते यहाँ पर कवर भी कराया जाना चाहिए। तो अरुणाचल प्रदेश अमंग जो यहाँ पर स्टेट है यहाँ पर, ठीक है, तो एग्जेम्प्ट है यहाँ पर बेसिकली सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है। तो यहाँ पर क्यों, क्योंकि इनर लाइन परमिट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर है, तो ये इंपॉर्टेंट है, वरना सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंदर इसको यहाँ पर आना ही था। तो इनर लाइन परमिट के चलते यहाँ पर जो यहाँ पर दोनों ट्राइबल
ट्राइबल जो बेसिकली एक कम्युनिटी है, ठीक है, यहाँ पर एक तो चकमा और एक यहाँ पर हिजोंग, तो दोनों कम्युनिटी यहाँ पर अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंदर नहीं आ पा रही है। याद रखेगा, एक बुद्धिस्ट कम्युनिटी है और दूसरी हिंदू कम्युनिटी है, ठीक है, तो ये याद रखना। और यहाँ पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट के अंदर बोला गया कि आप लोग ला सकते हैं, ओनली नॉन मुस्लिम कम्युनिटी को यहाँ पर रोका गया है, ये दोनों कम्युनिटी यहाँ पर लाई जा सकती है। पर रीजन क्या है, इनर लाइन परमिट है, यहाँ पर एक परमिशन बेसिकली लेनी पड़ती है इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर अगर आप लोग आते हैं, जिसको यहाँ पर कई बार इनर लाइन परमिट के नाम से भी आप लोग जानते हैं, ठीक है। तो इसके चलते आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा ये इस तरीके की दिक्कतें यहाँ पर कई बार देखने को मिलती है हमारी कंट्री में। जो इनर लाइन परमिट बेसिकली हमारी कंट्री में आप लोग को देखने को मिलते हैं, ये नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में आप लोग कई बार यहाँ पर निकल कर आते हैं, ठीक है, जिसके चलते बाहर से कोई आकर वहां पर एक तरीके से नहीं अपना दबदबा ना दिखाने लगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर इस तरीके के परमिट की यहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है, जिसके चलते यहाँ पर बस आप लोग एज ए टूरिस्ट के तौर पर यहाँ पर जा सकते हैं, बाकी ये सारी चीजें यहाँ पर अलाउ नहीं की जाती है, ठीक है। तो इसके चलते अरुणाचल प्रदेश जो है वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंदर नहीं लाया गया है। अगर क्वेश्चन आप लोगों से बन जाए तो ये मत बोलना क्वेश्चन कहां से आ गया, तो वैसा भी यहां से आ गया, ठीक है, कि यहां पर क्यों सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के अंदर अरुणाचल प्रदेश नहीं है, अगर क्वेश्चन पूछ लो, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन है एक तरीके से। अगर बात करें ओरिजिनली जो इमिग्रेंट है यहाँ पर, ये अगर बात करें, ठीक है, एक आप लोगों ने क्वेश्चन भी देखा होगा इमिग्रेंट के बारे में, क्वेश्चन पूछा गया था इंग्लिश के अंदर, अगर ईपीएफओ का पेपर आप लोगों ने बेसिकली जिसने दिया है तो आप लोगों ने देखा होगा इमिग्रेशन का नाम पूछा गया था ना, वहां इमिग्रेंट पूछा गया था, ठीक है। और क्वेश्चन में शायद क्या था, इमिग्रेंट पूछ के उन्होंने शायद क्या पूछा था, आई थिंक शायद अनुलोम विलोम पूछा था ना, शायद अपोजिट वर्ड पूछा गया था, ठीक है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद इमिग्रेंट, हाँ शायद अपोजिट वर्ड उसमें पूछा गया था, ठीक है। तो इमिग्रेंट हो गए मतलब कि बाहर से आ रहे हो, और लोकल कौन से हो गए तो वो नेटिव हो गए। तो इस तरीके से आप लोग अगर देखें, ऐसा नहीं कि आप लोगों को बस जीएससी सीखने को मिलता है, इस तरीके से जैसे आप लोगों को शब्द बता दिया मैंने इमिग्रेंट, तो इमिग्रेंट कौन है, जो बाहर से आते हैं, और नेटिव होते हैं जो लोकल होते हैं, तो आप लोग को बताइए। तो इस तरीके से कई सारे क्वेश्चन आप लोग ऐसे भी कवर हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये एक तरीके से ओरिजिनल जो इमिग्रेंट है यहाँ पर एक तरीके से तो बाहर से आए हमारी कंट्री के अंदर में, तो तब से लेकर यहाँ पर ये स्ट्रगल कर रहे हैं, कभी वोटिंग राइट को लेकर, कभी किसी चीज को लेकर। रिफ्यूजी जो है हमारी कंट्री में, रिफ्यूजी गिवन द वोटिंग राइट 2004 यहाँ पर हमारी कंट्री में, और लॉन्ग टाइम से लोकल जो लोग हैं यहाँ पर वो प्रोटेस्ट करते हैं इनके खिलाफ, क्योंकि आप लोगों को पता है जब किसी पर्टिकुलर एरिया में जाकर कोई दूसरी कम्युनिटी रहती है तो वो कम्युनिटी उसको कई बार एक्सेप्ट नहीं करती है। तो चकमा और जो हिजोंग है यहाँ पर, ये उसी तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेंगे, यहाँ पर ये प्रॉब्लम फेस करते हुए पाए जाते हैं इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर में। तो कहां से है, यहां से यहां पर पहुंचे हुए, इनको डिपोर्ट करने की बात की जाती है कई बार। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी, तो मुझे नहीं लगता कि कोई कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर अब आप लोगों के माइंड में होना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन बन जाए कल को तो आप लोगों के माइंड में इसको लेकर कंप्लीट क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों से यहां पर डिस्कस किया डिटेल में, ओके। आगे बढ़ता हूं, एक और यहां पर कुछ ऐसी आप लोगों को सर्वे और रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं, तो ऐसे भी क्वेश्चन कई बार आप लोगों से बन जाते हैं। अभी हमारी कंट्री में सबसे बड़ी दिक्कत क्या देखने को मिल रही है, अगर आप लोग कहीं पर जाएंगे तो आप लोग आसपास में किसी सिटी को देखेगा, तो सिटी जो है इस तरीके से डेवलप हमारे देश में की गई है कि वहां पर पैर टेकने की भी जगह आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। यानी कि इतना होच पोच सिटीज को डेवलप किया गया है कि एक तरीके से पैर रखने की जगह नहीं है। तो अर्बेनाइजेशन इंडिया में आज के डेट में इन एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि इस तरीके से हो चुका है कि उसको एक तरीके से उसके बारे में बात करना एक तरीके से काफी ज्यादा कठिन हो चुका है, ऐसी सिचुएशन बन गई है। और वर्ड यूज किया गया इसके लिए यहाँ पर इनएस्केपेबल, ठीक है। और अगर बात करें तो काफी कठिन है यहाँ पर इसके बारे में अगर बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से घर बनाए गए हैं, जिस तरीके से वहां पर डेवलप हो गया, तो आगे चलकर जो सिटीज है उसके ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है ना, तो वहां पर प्रॉपर एक तरीके से डेवलपमेंट किया गया, छोटे छोटे एरिया में ऐसे ऐसे घर बना दिए गए, जिसके चलते कल को अगर अर्थक्वेक भी आने लगे तो जर्जर हालत में कंडीशन चीजों की खराब हो जाए। तो दिल्ली के बारे में अगर बात करें, हमारी कंट्री की कैपिटल भी है, तो 6th लार्जेस्ट मेट्रोपॉलिटन है वर्ल्ड में, यानी कि वर्ल्ड में 6ठे नंबर पर है अगर ऑल ओवर वर्ल्ड में आप लोग देखें मेट्रोपॉलिटन की कैटेगरी में। अगर थर्ड आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे जो रेजिडेंट है एज ए पार्ट ऑफ स्लम, यानी कि झुग्गी झोपड़ी में हमारी कंट्री में अगर बात करें तो थर्ड है इसके रेजिडेंट, जो कि थर्ड नंबर पर पाए जाते हैं, तीसरे नंबर पर हमारी कंट्री में। इंडिया की जो पॉपुलेशन है लगभग 65, अगर बात करें 65 मिलियन के करीब, यानी कि 65.49 मिलियन के करीब जो लोग हैं ये आप लोगों को देखने को मिले। इनमें से 13.7 मिलियन जो है स्लम कम्युनिटी के अंदर रहते हैं, स्लम जो झुग्गी झोपड़ियों के अंदर देखने को मिलेंगे आज के डेट में। तो ये कंडीशन आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, यानी कि कहने का मतलब ये हमारे देश में झुग्गी झोपड़ियां काफी ज्यादा हैं, और झुग्गी झोपड़ियां होने की वजह से दिक्कतें क्या रहती हैं, ना तो वहां पर पानी की फैसिलिटी ढंग से मिल पाती है, ना ही इलेक्ट्रिसिटी की फैसिलिटी ढंग से मिल पाती है। और सोचिए जब बारिश हो जाती है तो वहां पर कहानी क्या होती है, सबके घरों में वहां पर घुटनों तक का पानी भर जाता है, तो उनके रहने खाने पीने के लिए बिल्कुल कहानी खराब हो जाती है, और इसी के साथ में वहां पर महामारी बीमारी फैलने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसके चलते काफी बड़ी भयावह कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, जहां पर भी कोई बड़ी सिटी है उसके आसपास में आप लोगों को झुग्गी झोपड़ी वाला माहौल बिल्कुल देखने को मिलेगा, ठीक है। इस तरीके के नाले के आसपास में आप लोग हमेशा बसे हुए पाए जाएंगे, तो इनकी जिंदगी जो है वो दर से भी बदतर रहती है, इतनी बुरी कंडीशन आप लोग को देखने को मिलती है। 65% के करीब जो इंडियन जो है
वो सिटी है जिसमें कोई ना कोई स्लम आप लोगों को देखने को मिलेगी। यानी कि जो भी आज की डेट में हमारी कंट्री में सिटीज हैं उसमें आप लोगों को एक साइड में तो बड़ी बड़ी शानदार बिल्डिंग बिल्कुल साफ सफाई वाला, और अगर रोड क्रॉस कर दूसरी साइड में जाओगे तो आप लोगों को झुग्गी झोपड़ी वहां पर नजर आ जाएंगी उसके पड़ोस में ही। तो इस तरीके से स्मॉल छोटे छोटे से घर, वहां पर बेसिकली तंग गलियां, ऐसी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। स्लमडॉग मिलियनेयर मूवी देखना, आप लोगों की आंखें खुल जाएंगी किस तरीके की कंडीशन के बारे में बात कर रहा हूं। दिल्ली जो है, अगर स्लम्स के बारे में आप लोग बात करें तो काफी गंदा एरिया माना जाता है स्लम्स के बारे में, ठीक है। तो इसको इसीलिए बोला गया कि यहाँ पर ओल्ड मेट्रोपॉलिटन सिटी जो है कंट्री के अंदर में जो भी मेट्रोपॉलिटन सिटी है, दिल्ली जो है उसमें सबसे गंदा माना जाता है, क्योंकि दिल्ली में कोई भी चीजें जो है प्रॉपर वे में जो है वो सेटल नहीं की गई है। तो ये एक एनालिसिस किया गया, उस एनालिसिस के बेस पर यहाँ पर सामने निकलकर बातें आ रही हैं। अब यहां पर हम लोग इनके बारे में बातें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कोविड-19 के चलते ये कहानी जो है वो और ज्यादा खराब होती नजर आई जब हम लोगों ने देखा। तो फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी यहां पर काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलती है। अगर बात करें, कोविड-19 ने और इंपैक्ट डाल दिया। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसके तहत उनकी जिंदगी चलती थी वो काफी ज्यादा खराब हो गया। सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अंदर किसी को इनको ढंग से कवर किया ही नहीं जाता है। इसी के साथ में इनइक्वालिटी काफी लार्ज स्केल पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, अमीरी और गरीबी का भेद। इसी के साथ में यहां पर अगर कोई वुमेन है, प्रेग्नेंट वुमेन अगर कोई होगी, कोई बच्चा हुआ है, तो उसकी कंडीशन काफी ज्यादा खराब आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। तो कहने का मतलब यहां पर यह है, आज की डेट में काफी बुरी कंडीशन आप लोगों को यहां पर ग्राउंड लेवल पर देखने को मिलेगी। ये काफी बुरी बात आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। इसी के साथ में अगर बात करें यहां पर स्लम डेवलपमेंट के बारे में, तो कई सारी वनरेबल डिजीज हो जाती है। यहां पर सोसाइटी के इविल रहते हैं, उन्हें अलग ही कुरीतियां चल रही है सोसाइटी के अंदर में कि महिला ये काम करेगी। अभी आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था, महाराष्ट्र के अंदर डिस्कस किया था कि मैंने आप लोगों से एग्जैक्टली मुझे शायद याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली मैंने महाराष्ट्र में किया था। कहां पे आप लोग बताएगा, वहां पर बेसिकली वो वाटर वाइव्स बेसिकली वहां पर बनाई जा रही है, ठीक है। मैं एक मिनट, शायद मैंने महाराष्ट्र के अंदर ही था ना, मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से, जिसके चलते उन एरिया में पोलीगैमी आप लोगों को देखने को मिलती थी। यानी कि एक तो नॉर्मल वाइफ रहेगी, एक पानी लाने के लिए वाइफ थी, शादी की जाती थी। क्यों एक और शादी? क्योंकि वो पानी लाने के लिए रखी गई है, पानी काफी दूर से लाना पड़ता है। तो इस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर ही मुझे याद आ रहा है, मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से, ठीक है। तो महाराष्ट्र के अंदर वाटर वाइफ्स का कॉन्सेप्ट, तो यहां पर एक तरीके से जो वुमेन की डिग्निटी है उसको अंडरमाइन किया जा रहा है एक तरीके से, कैसे कि पानी लाने के लिए एक वाइफ रखी गई है ताकि पानी लाया जाए। ऐसी भी सोसाइटी में आप लोगों को इविल्स देखने को मिलते हैं। क्राइम काफी ज्यादा होते हैं और वहीं पर ही दब जाते हैं, क्योंकि उनकी इतनी बेसिकली एक पहुंच नहीं होती है कि वहां पर उसको उठा सके बेसिकली क्राइम के मुद्दे को आगे। खासकर महिला के साथ में काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिलती हैं। रेप हो गया, पता भी नहीं चला, वहीं पर ही चीजें दबा दी गई, ठीक है। कई बार तो डेथ तक हो जाती है, किसी को पता नहीं चलता है कि बाहर क्या चल रहा है। और गरीबी तो हाई लेवल की आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से सारी जो कुरीतियां हैं वो और ज्यादा यहां पर आप लोगों को आगे निकलती हुई नजर आएंगी। तो ये सारी जो वनरेबल कंडीशन है ये और ज्यादा बढ़ जाती है एक नॉर्मल सोसाइटी में। तो ये भी आप लोगों को देखने को मिलती है। बीमारी नॉर्मल सोसाइटी में भी है, सोसाइटी में भी गलत चीजें होती है, क्राइम होते हैं, पुअर्टी होती है, पर लेकिन यहां पर उनकी संख्या जो है वो कई गुना बढ़ जाती है। मल्टीप्लिकेशन 3 to 4 टाइम आप लोगों को यहां पर ये चीजें देखने को मिलेगी। तो इसलिए यहां पर दिक्कतें जो है वो और हाई लेवल पर आप लोगों को सामने निकल कर आती हैं। तो इसलिए यहां पर कई बार बात की जाती है कि यार इनके बारे में कोई ना कोई तो सोल्यूशन निकलना चाहिए ना, क्योंकि एक तरीके से सोसाइटी का पार्ट तो ये भी है, इस तरीके से इग्नोर कर आप लोग इनको कहां जाओगे। तो इसके चलते कई बार ये बोला जाता है कि इनके बारे में बात करनी चाहिए, इनके बारे में चीजों को डिस्कस करना चाहिए, ताकि अगर इस तरीका सोसाइटी में कोई पोर्शन है तो कम से कम उसके बारे में डिबेट डिस्कशन करके कोई ना कोई तो सॉल्यूशन निकाला जाए ना। कब तक हम लोग इन चीजों को इग्नोर करते रहेंगे? तो इसके चलते यहां पर कई बार ये बातें बोली जाती हैं। तो अगर आप लोगों से कोई पूछ ले क्या हम लोग इनके लिए कोई स्कीम चलाते हैं, इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए स्कीम तो कई सारी चलाई गई। इवन फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में बात की गई, सबके अकाउंट वगैरह खुलवाए जाए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना आप लोगों को देखने को मिली। आत्मनिर्भर भारत अभियान आप लोगों को देखने को मिला। सेल्फ रिलायंस, इसके तहत यहां पर काफी सारी चीजें स्टार्ट की गई। खासकर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो पीडीएस है वो स्टार्ट किया गया, ताकि खासकर लोगों को यहां पर चीजें प्रोवाइड कराई जा सके। आप लोगों ने वन राशन वन कार्ड आप लोगों ने देखा होगा भी, वन राशन वन कंट्री, वन राशन कार्ड वन कंट्री। तो इसका मतलब कोई माइग्रेंट अगर एक एरिया से दूसरे एरिया में जाता है, झुग्गी झोपड़ी मैक्सिमम ऐसे तो रहते हैं, माइग्रेंट रहेंगे, दूसरे एरिया से आकर यहां पर रोजी रोटी के लिए बच जाते हैं लोग, तो उसकी वजह से आप लोग यहां पर ऐसा माहौल देखने को मिलता है। तो उसके चलते आप लोग यहां पर ये चीजें निकल कर आती है। पीएम आवास योजना अर्बन यानी कि शहर वाले एरिया में ये भी यहां पर चलाएगी। तो कई सारे ऐसे स्टेप हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा उठाए गए हैं। ऐसी बात नहीं कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, पर हां जो कर रही है वो उस लेवल पर नहीं कर रही है कि उसको हम लोग बोल सके कि बहुत कुछ कर दिया यहां पर, ठीक है। इसलिए यहां पर दिक्कतें क्या देखने को मिलेंगी, जैसे चाइल्ड ट्रैफिकिंग काफी लार्ज स्केल पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। इनके जो बच्चे होते हैं उनको आगे चलकर यहां पर प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में धकेल दिया जाता है, ये दिक्कत आप लोगों को देखने को मिलेगी। भीख मंगवाने के लिए उनको मजबूर किया जाता है, ये दिक्कत आप लोगों को यहां पर इनके अंदर देखने को मिलेगी। इनको काफी लार्ज स्केल पर कैंसर और HIV की प्रॉब्लम काफी ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि एक तरीके से कोई इलाज ही नहीं कर पाता है। HIV की प्रॉब्लम इसलिए आप लोगों को देखने को मिलेगी, कोई समझा ही नहीं पाता है कि यहां पर इस तरीके से
कि कैसे आप लोगों को लाइफ को लेकर चलना चाहिए। बच्चों की संख्या ज्यादा देखने को मिलेगी एक तरीके से, अगर आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि ये लगता है इन लोगों को कि जितना ज्यादा हाथ रहेंगे काम करने वाले उतनी ही ज्यादा कमाई ज्यादा होगी, तो वो वाली कंडीशन आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी। तो यानी कंडीशन जो है वो काफी दयनीय है अगर मोटे मोटे तौर पर बोला जाए तो। इनके बारे में काम करना चाहिए पर लेकिन कोई इनके बारे में बात करने के लिए तैयार ही नहीं रहता है। तो ऐसी सिचुएशन आप लोग यहां पर देखने को मिल जाएगी। तो ये बेसिक था, इसके बारे में हल्का सा आइडिया जरूर रखिएगा। आगे चलते हैं, यहां पर बेसिकली कुछ शॉर्ट न्यूज है आप लोगों के सामने। सबसे पहली जो न्यूज यहां पर है ये रमन मैग्सेसे अवार्ड के बारे में। तो रमन मैग्सेसे अवार्ड जो है वो रिसेंटली अभी अनाउंस किया गया है। नॉर्मली आप लोगों ने सुना होगा कि रमन मैग्सेसे अवार्ड जो था वो लास्ट ईयर जो है वो अनाउंस नहीं किया गया था, तो अब की बार यहां पर इसको अनाउंस किया गया। तो इसके अंदर जिस पर्सनैलिटी को यहां पर ये अवार्ड दिया गया उस पर्सनैलिटी के नाम भी है आप लोगों से, और कई बार यहां पर ये क्वेश्चन पूछ भी लिए जाते हैं आप लोगों से, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो रमन मैग्सेसे जो अवार्ड है ये काफी इंपॉर्टेंट अवार्ड है नॉर्मली, खासकर अगर इसके बारे में बात करें। और ये जो कहां दिया जाता है यहां पर, बेसिकली जो फिलीपीन के जो प्रेसिडेंट थे रमन मैग्सेसे, उनकी बेसिकली याद में ये अवार्ड यहां पर स्टैब्लिश किया गया था 1957 में, ठीक है। तो ये अवार्ड एक तरीके से उनको ट्रिब्यूट के तौर पर यहां पर दिया जाता है। तो यहां पर जो ट्रस्टी है इससे रिलेटेड ये है रॉकफेलर ब्रदर फंड, जिनके जो कि न्यूयॉर्क के अंदर बेस है। तो उसके चलते यहां पर एक तरीके से ये फिलीपीन की गवर्नमेंट के साथ में मिलकर यहां पर ये काम करते हुए आप लोग को नजर आएंगे, ठीक है। तो यहां से आप लोगों को देखने को मिलता है रमन मैग्सेसे अवार्ड यहां पर, तो इसके बारे में आइडिया रखेगा। इसके बारे में कुछ बातें यहां पर जानते हैं। नॉर्मली ये जो अवार्ड है सोसाइटी के लिए आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, जर्नलिज्म के लिए जो भी यहां पर इस तरीके से जो भी कुछ कंट्रीब्यूशन यहां पर किया जाता है, ठीक है। हमारी कंट्री में यहां पर कई सारे जर्नलिस्ट को भी यहां पर ये अवार्ड मिला है अभी रिसेंटली, ठीक है। तो नाम बताइए चलिए किनको मिला था। इंडोनेशिया जो बेसिकली इंडोनेशियन टॉर्च बियरर है यहां पर, जिनके द्वारा जर्नलिज्म के फील्ड में काफी कुछ किया गया और इनको वॉचडॉग के यहां पर बेसिकली बोला जाता है। तो यहां पर ये इनको ये अवार्ड मिला। इसी के साथ में मोहम्मद ये अजम ये साकिब, ठीक है। तो इनको देखने को मिला मोहम्मद बेसिकली अमजद बोलेंगे, अमजद, ठीक है। तो मोहम्मद अमजद ये है बेसिकली माइक्रो फाइनेंस पायनियर है कहां के, पाकिस्तान के, ठीक है। तो पड़ोसी देश के, इसके लिए याद रखिएगा। फिलिपिनो फिशर है यहाँ पर कम्युनिटी इन्वायरमेंटलिस्ट जो कि रोबर्टो बैलोन। इसी के साथ में अमेरिकन स्टीव म्यूनिक, ठीक है, मुंशी। तो यहाँ पर ये देखने को मिलेगा ह्यूमैनिटेरियन वर्क के लिए, रिफ्यूजी के लिए। इसी के साथ में फिरदौसी कादिरी, ठीक है। तो ये देखने को मिलेगा बांग्लादेशी वैक्सीन साइंटिस्ट। तो रमन मैग्सेसे जो अवार्ड है यहाँ पर, ये बेसिकली जो रमन जो मैग्सेसे थे थर्ड प्रेसिडेंट थे जो 1953 से लेकर 1957 तक प्रेसिडेंट रहे फिलीपीन के, उनके नाम पर ये जो अवार्ड है ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है। तो ये इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन होगी। हमारी कंट्री की भी कई सारी पर्सनैलिटी हैं जिनको ये रमन मैग्सेसे अवार्ड मिल चुका है। अच्छा, किसी दो पर्सनैलिटी के नाम आप लोग बताइए कि किन किन को यहाँ पर ये रमन मैग्सेसे अवार्ड यहाँ पर मिल चुका है, ठीक है। तो ये आप लोगों से इसके बारे में क्वेश्चन है जो कि आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है हमारी कंट्री के रिलेटेड, यहां पर कुछ बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी। बेसिकली एक एक्सरसाइज के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो यहां पर बात क्या निकल कर आ रही है, एक यहां पर बात देखिए, कंटीजेंसी यहां पर 200 आर्मी पर्सनल, ठीक है, पार्टिसिपेट कर रहे हैं मल्टीलेटरल एक्सरसाइज जिसका नाम है जापाद 2021, जो यहां पर रशिया के अंदर आप लोगों को देखने को मिल रही है 3 से लेकर 16 सितंबर तक। 17 कंट्री है यहां पर जिसके अंदर 9 पार्टिसिपेंट्स आप लोगों को देखने को मिले, 9 पार्टिसिपेटिंग कंट्री और 8 ऑब्जर्वर इंक्लूडिंग चाइना और पाकिस्तान भी यहां पर है। तो जापद जो है यहाँ पर ये वन ऑफ द थिएटर लेवल एक एक्सरसाइज आप लोगों को देखने को मिलेगी, रशिया के द्वारा यहाँ पर बेसिकली कंडक्ट कराई जा रही है। इसी के साथ में जो नागा बटालियन ग्रुप है एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं यहाँ पर एम ये है कि मिलिट्री एक तरीके से स्ट्रेटजी के पॉइंट ऑफ से कैसे मिलकर काम कर सकते हैं, ये कंडीशन आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये है इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो भारतीय जो सेना है उनके द्वारा भी पार्टिसिपेट यहाँ पर किया गया, तो रिसेंटली यहाँ पर ये न्यूज में आ गया है। ये न्यूज काफी ज्यादा वायरल हो रही थी जब यहां पर अफगानिस्तान में तालिबान आए, तो तालिबान ने ये बोला कि हम कभी किसी से हारे नहीं है। तो उसके चलते यहां पर ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज निकल कर आई जिसका नाम था यहां पर हरि सिंह नालवा, ठीक है। तो यहां पर हरि सिंह नालवा जो थे एक लेजेंडरी काफी एक खतरनाक और महान आप लोग बोल सकते हैं सिख कमांडर थे। तो एक तरीके यहां पर दिखाया गया शेर की सवारी करते हुए, तो शेर ही शेर की सवारी कर सकता है, सवा शेर ही शेर की सवारी कर सकता है। तो इनके द्वारा काफी बड़ा रोल प्ले किया गया। तो एक सिख वॉरियर थे ये, महाराजा जो रणजीत सिंह थे उनके एक सबसे वफादार ट्रस्टवर्दी कमांडर ये हुआ करते थे। इनको गवर्नर बनाया गया कश्मीर, हजारा और पेशावर का। अफगानिस्तान के अंदर जो भी स्टेब्लिशमेंट था उसको काफी लार्ज स्केल पर इनके द्वारा ट्रबल पहुंचाया गया और काफी हद तक यहां पर उनको एक तरीके से डिफीट का भी रास्ता दिखाया गया। खासकर अगर बात करें जो पंजाब के थ्रू यहां पर जो खैबर पास है, ठीक है, तो उस रूट के थ्रू भी यहां पर कई सारे इनको एंटर करने से रोका गया इनके द्वारा, खासकर 1000 एडी के टाइम पर, ठीक है। इसके चलते यहां पर 1818 के अंदर सिख आर्मी के द्वारा
जो नालवा के द्वारा बैटल भी जीती गई यहाँ पर पेशावर, और इसी के साथ में यहाँ पर बेसिकली काफी लार्ज स्केल पर इनके द्वारा रोल प्ले किया गया। इसी के साथ में यहाँ पर इनके द्वारा 1837 के अंदर में यहाँ पर, ठीक है, तो अफगानिस्तान को काफी लार्ज स्केल पर रोका गया, अलग अलग तरीके से उनको आगे नहीं आने दिया गया। तो इनके नाम पर एक स्टैम्प भी रिलीज किया गया था 2013 में, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है, अगर कोई आप लोगों से पूछे तो याद रखना। अब बेसिकली अगर बात करें तो यहाँ पर हमारी कंट्री जो है आज के डेट के बारे में बात करें तो आज की डेट में तो आप लोग को देखते हैं यहाँ पर कि पाकिस्तान बन गया, पर लेकिन उस टाइम पर पाकिस्तान जो था वो हमारे जो बेसिकली पार्ट हुआ करता था, तो उस टाइम की यहाँ पर ये बातें की जा रही है, ठीक है। तो बातें थोड़ी पुरानी है, बस इसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रखिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है प्रोविडेंट फंड के बारे में। तो गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया गया है, बेसिकली अभी यहाँ पर डिसाइड किया गया स्प्लिट करने के लिए एग्जिस्टिंग जो प्रोविडेंट फंड अकाउंट है इनटू 2 सेपरेट अकाउंट, ठीक है। तो 2 सेपरेट अकाउंट जो आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिसके तहत यहाँ पर जो पीएफ जो इनकम है जो भी यहाँ से अराइज की जाती है, जो भी कंट्रीब्यूशन रहता है, आप लोगों को पता है 2.5 लाख तक का यहाँ पर रहता है, उसके एक्सीड अगर कर जाती है तो गवर्नमेंट क्या कर रही है अभी कोशिश कि इसके ऊपर टैक्स लगाया जा सके, यहाँ से पैसा कमाया जा सके। क्योंकि कई सारे लोगों ने क्या किया, प्रोविडेंट फंड में काफी सारा पैसा यहाँ पर रखना स्टार्ट कर दिया गया और अच्छी खासी इनकम वहां से आने लगी है। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा यहाँ पर नोटिफाई किया गया कि इनकम टैक्स रूल के अंदर में, ठीक है। पर लेकिन एक्सपर्ट जो है वो इसको बोल रहे थे कि ये गलत चीज है इस तरीके से। तो एम्प्लॉयमेंट जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है उसके अंदर इंसान जो है पैसा रखता है ताकि एक तरीके से उसकी सेविंग रहती है, आगे चलकर उसकी जिंदगी चल सके, पर लेकिन उस पर टैक्स लगाने की बात की गई। तो पर्पज जो कैलकुलेशन टैक्स जो टैक्सेबल जो एक तरीके से इंटरेस्ट है सेपरेट अकाउंट में वो देखने को मिलेगा। इसी के चलते यहाँ पर मेंटेन किया जाएगा 2021-22 के लिए, और इसके चलते प्रीवियस ईयर में क्या क्या चीजें वो भी ध्यान में दी जाएगी, ठीक है। तो एज पर चीजें यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो 25th जो अमेंडमेंट रूल है उसके हिसाब से चीजों को लेकर चला जा रहा है। तो कुछ ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, बाकी तो आप लोगों को बताइए कि आज के डेट में क्या क्या चीजें हैं, बस हल्का सा आइडियाज के बारे में आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। एक बार देख लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया ताकि आप लोग इसको अच्छे से ध्यान में रख सकें, फिर आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या किया, बेसिकली यहाँ पर हम लोगों ने जो पैरा ओलंपिक के बारे में देखा जो कि काफी इंपॉर्टेंट था, जिसके बारे में आप लोगों के माइंड में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कंफ्यूजन हुआ करे यार उसको पूछा करो, कोई भी डाउट आप लोगों को साथ में नहीं रखना है, ठीक है। इंडिकेटर हम लोगों ने यहाँ पर देखे काफी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट हम लोगों ने आर्ट एंड कल्चर, और नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर चकमा ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में